हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं सब लोग? अच्छा, तो आज हम लोग अपना ज्योग्राफी का जो चैप्टर नंबर 2 था क्लाइमेट, उसे कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास तक मैंने आपको इसकी कंट्रोलिंग फैक्टर्स तक बता दिया था। इसके बाद जो हमारा नया टॉपिक आता है उसका नाम है क्लाइमेटिक जोन्स। और इस वीडियो में क्लाइमेटिक जोन्स के साथ साथ ही हम लोग दो टॉपिक्स और कवर करेंगे, जो कि फ्लड्स और ड्राउट्स भी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। सही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेटिक जोन्स के बारे में। क्लाइमेटिक जोन्स होती कितनी हैं? क्लाइमेटिक जोन्स टोटल 4 होती हैं। हाईलैंड से मुराद ये वाला हिस्सा, लो लैंड से मुराद बिल्कुल नीचे, कोस्टल एरिया से मतलब ये और से इनके नीचे वाला, मतलब कोस्टल एरिया समंदर के आसपास, एरिड एरियाज ये वाले हिस्से जहाँ पे डेजर्ट्स वगैरह हैं। इन सब की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इन सबको पहचानने का अलग तरीका होता है। ये अलग 4 जोन्स बनाई क्यों गई हैं? हालांकि ये बनाई नहीं गई, ये उसके क्लाइमेट के हिसाब से खुद डिवाइड हुई हुई हैं। 4 जोन्स हैं अलग अलग। तो कहीं बारिश होती है, तो कहीं बर्फ़बारी, कहीं पे तूफ़ान आता है, तो कहीं पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आते हैं, डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं। कहीं पे लोगों का लो स्टैंडर्ड होता है, तो कहीं पे बहुत ज़्यादा हाई स्टैंडर्ड होता है। तो उसी के बारे में बात करेंगे आगे चलते चलते। तो सबसे पहली जोन जो हमारी है वो है हाईलैंड जोन। अब हाईलैंड जोन में सबसे पहले हम जो बात करेंगे, जैसे मैं हमेशा से एक बात बताता हूँ, मैं एक प्रोसेस के साथ चलता हूँ। मैं हमेशा पहली चीज़, दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ऐसे चलूँगा लाइन से। सबसे पहले हम बात ये करेंगे कि हाईलैंड जोन कौन से एरिया को कवर करती है। तो कौन से एरिया को कवर करती है? नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़। अब नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरियाज़ में हम गिलगित को शुमार कर सकते हैं। गिलगित नाम रखते हैं ध्यान में, आपको याद रहेगा कि नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न एरिया। दूसरी जो हम लोग एक प्रोसेस है समझें। पहले हमने ये सोच लिया कि ये कहाँ है, सही है। सेकेंडली हम ये बताएंगे इसके अंदर कि इसके अंदर विंटर्स और समर्स की ड्यूरेशन क्या होती है। तो हाईलैंड जोन के अंदर एक लॉन्ग विंटर्स होते हैं और शॉर्ट समर्स होते हैं। मतलब समर्स बहुत छोटे होते हैं और लॉन्ग विंटर्स होते हैं। मतलब जैसे गर्मी कम दिनों के लिए आती है, बहुत चंद दिनों के लिए, और लॉन्ग विंटर्स पूरा तकरीबन साल ही रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं। उसके बाद हम बात करेंगे लॉन्ग समर्स और लॉन्ग विंटर्स एंड शॉर्ट समर्स तो हैं, पर वहाँ पे क्लाइमेट टेम्परेचर कैसा रहता है, तो हम बात करते हैं इसकी। तो उसके अंदर ये आएगा एल्टीट्यूड फैक्टर की वजह से इसका एक्सट्रीम विंटर होता है। एल्टीट्यूड फैक्टर मैं पहले बता चुका हूँ। एल्टीट्यूड फैक्टर से मुराद ये होता है कि जो पहाड़ी इलाके हैं, हाइट जितनी ऊंची होगी उतनी ज़्यादा ठंड होगी, सही है। अब हम बात करेंगे मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल की। मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इसका है वेस्टर्न डिप्रेशन। वेस्टर्न डिप्रेशन क्या है देखना है तो इससे चंद वीडियो पहले ही मैंने बताया था वेस्टर्न डिप्रेशन क्या होता है। प्रेसिपिटेशंस क्या होती है? बारिश, बर्फबारी, स्नो, हेल, स्कैंटी रेल, ये सब। तो इधर क्या होता है आइलैंड जोन के अंदर? इधर स्नो एंड हेल होती है, इधर बारिश नहीं होती। क्यों? क्योंकि पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे बारिश नहीं होती, बर्फ़बारी होती है, सही है। अच्छा, यहाँ पे क्या कहते हैं उसे, फ्लड्स वगैरह भी आते हैं, लेकिन फ्लड्स की फॉर्म में नहीं आते। एक तरीके से हैज़र्ड्स आते हैं। तो हैज़र्ड किस फॉर्म में आते हैं अब वो बताना पड़ेगा। वो आते हैं ब्लजर्ड एंड फॉग के तरीके से। उसके बाद है इंडोर जॉब्स। जॉब्स कहते हैं अब यहाँ पे आएगा पीपल का, मतलब लोग यहाँ रहते कैसे हैं, रहन सहन। तो यहाँ पे ज़्यादा इंडोर जॉब्स होती हैं। इंडोर जॉब्स, इंडोर जॉब्स होती हैं, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, और जैसा कि पता है पहाड़ी इलाके हैं तो लो पॉपुलेशन डेंसिटी भी होती है। अब यहाँ पे एक मसला है, ट्रांस ह्यूमंस। ट्रांस ह्यूमंस क्या होता है? लोगों की माइग्रेशन, सीजनल माइग्रेशन। लोग गर्मी होती है तो पहाड़ियों पर चले जाते हैं, ठंड होती है तो वापस नीचे आ जाते हैं। तो ये था हाईलैंड जोन टोटल। इसके हम लोग यहाँ तक है क्लाइमेट, और इसके बाद से हमारा है लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ पीपल। मतलब लोग यहाँ पे कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, सही है। इसके अलावा भी आप लोग बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मैक्सिमम मार्क्स आपको हाईलैंड जोन के सवाल के ऊपर मिल सकते हैं।
अब हम बात करते हैं सेकेंड जोन ऑफ पाकिस्तान, जो कि है लोलैंड जोन। लोलैंड जोन कहाँ है? इंडस प्लेन्स में। जैसे कि सबसे पहले इंडस प्लेन्स के अंदर से आप एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें डेजर्ट्स और कोस्टल एरियाज़ को, क्योंकि उनकी अलग जोन है। वहाँ पे अलग तरीके का क्लाइमेट होता है, अलग तरीके के लोग रहते हैं। यहाँ पे लॉन्ग समर्स एंड शॉर्ट विंटर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि ये प्लेन एरियाज़ है। प्लेन एरियाज़ पे ज़्यादा ठंड भी नहीं होती और ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट। क्यों कॉन्टिनेंटल इफेक्ट? क्योंकि प्लेन्स का एरिया, प्लेन्स के एरिया पे ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी आराम से। इसके बाद मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इसका क्या है? मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल इसका है समर मानसून। समर मानसून क्या है? पीछे कुछ वीडियोस में ही मैंने आपको बताया था। उसके बाद प्रेसिपिटेशन यहाँ पे किस तरीके की होती है? बारिश होती है, बर्फ़बारी होती है। हमेशा याद रखिएगा, प्लेन एरियाज़ में आपको कभी भी बर्फ़बारी, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, डस्ट स्टॉर्म्स, ड्राउट्स, ब्लिज़र्ड एंड फॉग्स ये सब नहीं मिलेगा। वहाँ पे आपको बारिश मिलेगी और बारिश के बाद फ्लड्स मिलेंगे एज अ हैज़र्ड। सही है। उसके बाद हम देखते हैं इनका लिविंग स्टैंडर्ड लोगों का। लिविंग स्टैंडर्ड मतलब लोग वहाँ के रहन सहन। तो वहाँ पे इंडोर जॉब्स भी हैं, आउटडोर जॉब्स भी हैं। एक बात याद रखिएगा, जहाँ पे आउटडोर जॉब्स हैं वहाँ इंडोर भी हो सकती हैं, लेकिन जहाँ ओनली इंडोर्स है वहाँ आउटडोर नहीं हो सकती। इंडोर जॉब्स घर से बैठ के कर सकता है आराम से, आउटडोर जॉब बाहर जाना पड़ता है। तो आप कुछ सोचें कि हाईलैंड जोन जहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, इतनी बर्फ़ होती है वहाँ लोग कैसे बाहर निकल के काम करते हैं? नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ पे इंडोर जॉब्स थे और यहाँ पे दोनों जॉब्स हैं। इसके बाद है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। वेरी हाई नहीं होता लेकिन हाई होता है। सही है। इसके बाद लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी होती है? ये भी हाई होती है। और आखिरी के यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो सेटल्ड होते हैं और परमानेंट होते हैं। सही है। यहाँ पे हमने यहाँ तक बताया क्लाइमेट वगैरह का जो नेचुरल वगैरह है। सही है। और इसके बाद मतलब इसके नीचे का हिस्सा हमने क्या बताया? हमने आपको ये बताया कि वहाँ पे लोगों का रहन सहन कैसा है। इसके बाद वाली जोन पे आ जाते हैं जो कि है कोस्टल जोन। कोस्टल जोन क्या होती है, कहाँ होती है? स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें बताना है कौन सा एरिया है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कोस्टल एरियाज। कोस्टल एरियाज माने सिंध एंड मकरान कोस्ट एग्जाम्पल है ये इसकी। सही है। उसके बाद यहाँ बताएंगे हम लोग की ड्यूरेशन क्या होती है समर विंटर्स की। लॉन्ग समर्स होते हैं और शॉर्ट विंटर्स होते हैं। सही है। उसके बाद हम बताएंगे कि यहाँ पे कौन सा फैक्टर होता है, क्लाइमेटिक फैक्टर कह लें एक तरीके से। तो यहाँ पे हमें ओशियनिक इन्फ्लुएंस मिलती है जो कि टेम्परेचर को ना ज़्यादा ऊपर जाने देती है ना ज़्यादा नीचे। ये समंदर की वजह से होता है, इसलिए इसका नाम कोस्टल जोन में आता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे बारिश किस कौन सी होती है। बारिश दो तरीके की होती है, मतलब मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल। समर मानसून जो होता है वो सिंध में होता है। सिंध में मतलब कराची कोस्टल जोन है एक तरीके से, तो उधर बारिश होती है समर मानसून की। बट वेस्टर्न डिप्रेशन जो है वो होता है मकरान कोस्ट के ऊपर। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होती है। तो प्रेसिपिटेशन इसकी रेनफॉल की सूरत में ही होती है। अब यहाँ पे हैज़र्ड किस तरीके के आते हैं? तो वो आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। क्यों? क्योंकि समंदर का इलाका है। सही है। अब हम लिविंग ऑफ पीपल की बात करते हैं, तो इसके अंदर आउटडोर जॉब्स भी हैं, इंडोर जॉब्स भी हैं, आसानी से आपको मिलेंगी। फिर वेरी हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। हाई नहीं है, वेरी हाई है। कोस्टल जोन को लोग प्रेफर करते हैं रहने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर मॉडरेट होता है, ना ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। सही है। उसके बाद यहाँ पे जो लोग होते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी, लोगों का स्टैंडर्ड हाई होता है। सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, सब कुछ पॉजिटिव में, कोई भी बात नेगेटिव नहीं है। लोगों की पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है। फिर आगे जो पार्ट है वो है हमारे यहाँ पे जो लोग होते हैं वो यहाँ पे सेटल्ड होते हैं या परमानेंटली रहते हैं। सही है। यहाँ पे आपको कोई ऐसा नहीं मिलेगा कि कुछ टाइम के लिए मतलब चला गया बलूचिस्तान के रहने, कुछ टाइम चला गया आगे, कुछ टाइम चला गया फिर आ गया वापस। ऐसे नहीं मिलेंगे यहाँ पे। या तो परमानेंट लोग रह रहे हैं या तो सेटल्ड हो चुके हैं। सही है। इसके बाद अगला जो हमारा है, अगला हमारा जो है, एक सेकेंड, जो अगला हमारा है वो है एरिड जोन। अब एरिड जोन क्या होती है? सबसे पहले तो हमें क्या होती है नहीं सोचना, सबसे पहले हमें ये सोचना है कि किधर होती है।
एरिड जोन होते हैं डेजर्ट्स, किधर होते हैं? थल डेजर्ट, थर डेजर्ट, कारान डेजर्ट। सही है, ये 3 डेजर्ट्स हैं। इनके बाद इनके पार्ट्स होते हैं, उन्हें हमें डिस्कस करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है क्योंकि डेजर्ट्स का टॉपिक अलग है जो मैं आपको समझा चुका हूँ या समझाऊँगा। इसके अंदर क्या होता है? एक्सट्रीम, बिल्कुल एक्सट्रीम समर होता है और एक्सट्रीम विंटर होता है। सही है, लॉन्ग समर्स एंड शॉर्ट विंटर्स होते हैं यहाँ पे, और एक्सट्रीम पे होता है जो होता है, जो भी टेम्परेचर होता है एक्सट्रीम पे मिलेगा आपको, कम नहीं मिलेगा यहाँ पे, मॉडरेट नहीं मिलेगा यहाँ पे, कूल नहीं मिलेगा यहाँ पे, एक्सट्रीम पे मिलेगा। क्यों? क्योंकि रेत है, और रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है। ठंड पड़ेगी तो जल्दी ठंड पड़ जाए, ठंडी हो जाएगी रेत, और अगर गर्मी होती है तो जल्दी गर्म भी हो जाएगी रेत। उसके बाद आता है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट, मैंने पहले बताया था। चौथा पॉइंट हम लोग क्या बताएंगे कि तीसरा पॉइंट हम लोग क्या बताएंगे? तीसरा पॉइंट हम लोग ये बताएंगे कौन सा फैक्टर यहाँ पे इफेक्ट कर रहा है। तो फैक्टर है कॉन्टिनेंटल इफेक्ट का। सही है, उसके बाद हम बताएंगे मेन रिसोर्स ऑफ रेनफॉल। इसके अंदर क्या आता है? समर मानसून, वेस्टर्न डिप्रेशन। समर मानसून सिंध और पंजाब के डेजर्ट्स के अंदर होती है, बल्कि यहाँ पे होती ही कहाँ है, जो भी होती है मतलब बहुत थोड़ी होती है, अगर होती है तो। एरिड जोन इसलिए क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती। लेस देन 250 मिलीमीटर रेनफॉल पर ईयर। सही है, और वेस्टर्न डिप्रेशन किधर होती है? इसकी मकरान कोस्ट की तरफ। अब यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होती है, रेनफॉल, मगर बहुत कम, क्योंकि एरिड जोन, एरिड, उसका नाम एरिड इसलिए क्योंकि वहाँ पे बारिश नहीं होती। यहाँ पे हैजर्ड्स किस टाइप के आते हैं? यहाँ पे आते हैं डस्ट स्टॉर्म्स और ड्राउट्स। ड्राउट्स का आप एग्जाम्पल ले लो तो एक तरीके से कहत होता है। वैसे मैं पिछली इसको वीडियोस में समझा चुका हूँ, लेकिन ये कहत एक तरीके से होता है, लेस मतलब खाने पीने की कमी वगैरह। और डस्ट स्टॉर्म्स लिए क्योंकि वहाँ पे रेत ही रेत होती है। सही है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लोग रहन सहन कैसे करते हैं। यहाँ पे इंडोर जॉब्स होती हैं, आउटडोर जॉब्स कैसे करेगा बंदा? इतनी गर्म और इतनी ठंडी रेत के अंदर नहीं हो सकती, बहुत मुश्किल होता है। लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है और लो पॉपुलेशन डेंसिटी है। क्यों? क्योंकि इंडोर जॉब्स अवेलेबल है ओनली। सही है, और बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा ठंड होती है, तो लोग यहाँ पे प्रेफर नहीं करते रहना। और सीजनल माइग्रेशन होती रहती है यहाँ पे। लोग किस तरीके के रहन सहन है, लोग यहाँ से माइग्रेट करते रहते हैं, आते रहते जाते रहते हैं, इस तरीके से। सही है, तो जोन्स हम लोगों ने अभी कवर की। अब मैं आपको इसको एक टेबल की फॉर्म में बताऊंगा समझाने के लिए सिर्फ। क्लाइमेटिक जोन्स, अब ये देखें, इस टेबल को बनाने का मकसद क्या था? ताकि आप कंपेयर कर सकें ईजिली। सबसे पहले मैंने बताया कौन सा एरिया है। हाईलैंड जोन के लिए अलग एरिया है, सबका अलग अलग एरिया, ये देख लें आप। सेकेंड मैंने बताया कि यहाँ पर विंटर्स और समर्स की ड्यूरेशन कितनी होती है। सही है, लॉन्ग विंटर्स इन शॉर्ट समर्स। यहाँ पे एक्सट्रीम इसलिए लिखा है क्योंकि दोनों होता है और दोनों बहुत ज़्यादा होता है। फिर फैक्टर कौन सा इसके ऊपर इफेक्ट करता है। फिर मैंने बताया मेन सोर्स ऑफ रेनफॉल। उसके बाद मैंने नीचे बताया कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन क्या होती है। उसके नीचे मैंने बताया हैजर्ड्स लास्ट। हैजर्ड से मुराद कोई भी कुदरती आफात, एक तरीके से जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, हम नहीं कंट्रोल कर सकते, आता रहेगा वो। अच्छा, तो ये था खाली क्लाइमेट जो नेचुरल है, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। अब मैं यहाँ पे वही टेबल बनाऊंगा, दूसरा टेबल है दूसरे तरीके का है, चारों को कंपेयर कर रहा है, कंपेयर चारों को कर रहा है, लेकिन यहाँ पे पीपल का रहन सहन, लोगों का रहन सहन की बात होगी। लोगों का रहन सहन कैसा है? यहाँ पे लोगों का रहन सहन, इंडोर जॉब्स, आउटडोर जॉब्स है, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, कैसे रहते हैं वहाँ पे, माइग्रेट करते हैं, क्या करते हैं। ये मैंने टेबल सिर्फ इसलिए बनाया था कि आप लोगों को आसानी हो कंपेयर करने में। कंपैरिजन वॉज इम्पोर्टेंट फॉर यू ऑल। सही है, कंपेयर करने से इंसान को याद रहता है। सही है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हम टॉपिक करेंगे वो हमारा होगा फ्लड्स। फ्लड्स क्या होता है? फ्लड्स, आप इस तस्वीर को देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या होता है। फ्लड्स का मतलब आप सैलाब भी कह सकते हैं। फ्लड्स का मतलब आप डैम से जो पानी लीक होता है वो बहुत प्रेशर में होता है, तो उसे भी कह सकते हैं आप। लेकिन असल फ्लड्स क्या होता है, उसके मैं आपको पहले तो रीज़न बताता हूँ। सबसे पहले नेचुरल, फिजिकल एंड जियोग्राफिकल। सही है, ये बताता हूँ, ये रीज़न्स है खाली।
जिसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, इंसान के इख्तियार से बाहर है। सबसे पहले नॉर्दर्न माउंटेन्स जो हैं, नॉर्दर्न एरियाज़ के जो बड़े बड़े माउंटेन्स हैं, वहाँ पे बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। जब गर्मी आती है तो वो बर्फ़ पिघलती है, और जब वो बर्फ़ पिघलती है तो एकदम से पानी बहता हुआ आता है। उस पानी पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं, हम कंट्रोल नहीं करते, ये हमारी गलती है। हम वहाँ पे अगर डैम बना दें तो पानी जमा हो जाए, लेकिन वो पानी बहता हुआ एकदम से एक प्रेशर की वजह से एक फ्लड की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जो कि तकरीबन हर साल पंजाब में आता ही आता है। सही है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश की। मॉनसून हो या कोई और अदर सोर्स ऑफ रेनफॉल हो, बारिश ज़्यादा होती है, हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी मैनेजमेंट इतनी अच्छी नहीं है। हम क्या करते हैं, हम लोग उसे बारिश होने देते हैं, कहते हैं जब ख़त्म हो जाएगी जब देखेंगे। फिर पानी भरा रहता है रोडों पर 4 4 दिन तक, 5 5 दिन तक, और फिर सैलाब के खदशात साफ साफ नज़र आते हैं। अब ह्यूमन एंड इकोनॉमिक्स रीजंस की बात करते हैं। तो सबसे पहला जो मसला है वो है हमारा डिफॉरेस्टेशन। लेकिन डिफॉरेस्टेशन किधर? ऑन द फुट हिल्स ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स पे हम लोग काट देते हैं, सॉइल इरोजन वगैरह होती है। सही है। सॉइल इरोजन के अलावा ये कॉज बनता है फ्लड का। वीक एम्बैंकमेंट्स, ये क्या होती है? रिवर के साइड्स पे आप लोगों ने देखा होगा मट्टी से एक बॉर्डर बनाया हुआ होता है। तो अगर ये बॉर्डर्स सीमेंट के पक्के बन जाए तो क्या वो वीक होगा? नहीं, वो स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स होंगे, तो वहाँ पे फ्लड आने के खदशात थोड़े से कम हो जाएंगे। तीसरा सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होता है रीज़न, वो होता है इंडिया का पानी छोड़ना। इंडिया के यहाँ बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं जब इंडिया में, तो इंडिया क्या करता है, पाकिस्तान की तरफ पानी छोड़ देता है बगैर बताए। अब हम लोग तैयार नहीं होते उसके लिए, अब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर पाते, हम उसको एक फ्लड की सूरत इख्तियार करने पे मजबूर हो जाता है। फिर एक और, ओवरफ्लो ऑफ डैम्स। सही है, डैम्स ओवरफ्लो हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लड्स के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। भाई एडवांटेजेस भी हैं इसके तो, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहले एडवांटेज की बात करते हैं, क्या होता है। फ्लड जो होता है वो मिनरल लेके आता है। कौन सा मिनरल? एलुवियम। क्या करता है वो? फर्टिलिटी ऑफ लैंड को इंक्रीज कर देता है। पहला हमारा एडवांटेज। सेकेंड एडवांटेज ये होता है कि रिजर्वर जो है हमारे, रिवर्स और डैम्स, ये सब हमारे फिल हो जाते हैं, भर जाते हैं। सही है। उसके बाद हमारा तीसरा रीज़न जो होता है, तीसरा एडवांटेज जो होता है वो ये होता है, सॉल्ट, नमक जो होता है, जैसे सैलिनिटी एरियाज़ जो मैंने पहले बताया, सैलिनिटी एरियाज़ वो होते हैं जहाँ पे नमक ज़्यादा पाया जाता है। मतलब वो इलाके या वो रिवर्स जहाँ पे नमक बहुत ज़्यादा है, वो सैलाब उसको, नमक को हटा देता है, उस जगह से नमक दूर कर देता है। उसके बाद हमारा है वाटर टेबल आर रिफ्रेश्ड। वाटर टेबल क्या होते हैं? बनाए जाते हैं, ये हम लोग चैप्टर 5 या चैप्टर 4 में पढ़ेंगे। सही है। वाटर टेबल किस तरीके से बनाए जाते हैं ये अभी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, लेकिन वाटर टेबल या रिफ्रेश्ड। रिफ्रेश्ड मतलब वाटर टेबल जो पानी गंदा हो जाता है, मतलब सालों सालों तक वाटर टेबल में एक ही पानी है, अब उसके अंदर मिट्टी भी है, उसके अंदर गंद भी है, उसके अंदर कचरा भी है। जब सैलाब आता है तो वो पानी रिफ्रेश होता है, पुराना वाला चला जाता है और नया भर जाता है। और मोर इनलैंड फिशिंग। इनलैंड फिशिंग क्या होती है? फिशिंग के चैप्टर में पढ़ेंगे। सही है। यहाँ पे आपका सिर्फ ये कॉन्सेंट्रेट करना है कि फ्लड्स के एडवांटेजेस में ये 5 पॉइंट्स हैं। अब हम बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेजेस की। चाहिए। अब इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, एडवांटेजेस भी हैं। तो डिसएडवांटेजेस क्या है भाई? जो लैंड होता है जिसके अंदर फ्लड आता रहेगा, तो उसकी मिट्टी कैसी हो जाएगी? ऐसी हो जाएगी मड टाइप, जहाँ पे ज़्यादा देर तक फार्मिंग हो ही नहीं सकती। वहाँ पे जंगली घास हो गई खाली बस। उसके बाद जैसे कि गंदम का सीज़न आता है, जब आटे के लिए गंदम जब उग रही होती है तो बारिश हो जाती है, तो फसल तबाह हो जाती है। लास्ट टाइम आम की फसल को बड़ा नुकसान हुआ। क्यों? क्योंकि फ्लड था, वो फ्लड की वजह से हुआ। डिस्ट्रक्शन ऑफ क्रॉप्स। सही है। उसके बाद लॉस ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स लाइफ। जाहिर सी बात है, हमारे इंतजाम अच्छे नहीं होते, सब इसी वजह से होता है। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, बड़ी बड़ी छतें गिर जाती हैं, क्योंकि फ्लड, हमेशा एक बात याद रखिएगा, फ्लड्स बारिश की वजह से आता है, और नेचुरल और जोग्राफिकल उसके रीजन्स वगैरह तो मैंने बता दिए। लेकिन जब फ्लड आता है ना, तो हवा भी बहुत स्ट्रांग होती है उस वक्त। जब हवा स्ट्रांग होती है तो प्रेशर बढ़ाती है पानी के अंदर। पानी में जब वो प्रेशर बढ़ाती है तो वो बड़े बड़े दरख्त अपने साथ भाग के ले जाता है पानी। पानी स्ट्रांग होता है। सही है। उसके बाद अनमेटल्ड रोड कैन नॉट बी यूज।
भाई जहाँ पे मेटल नहीं है, मेटल से मुराद मेरा ये जो रोड सही से बने हुए नहीं है, तो क्या वहाँ के रोड्स हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि बिकॉज ऑफ वो सही नहीं होते। मतलब कैसे चलेंगे? सीधा नहीं होगा जब रोड, तो हम चल नहीं सकते। ऑब्वियस है, हम लोग नहीं चल पाएंगे। सही है। तो अगला जो हमारा पार्ट है वो है हमारा ड्राउट्स। सही है। ड्राउट्स क्या होता है? मैंने बताया था कि ये क्लाइमेटिक जोन्स एरिड एरियाज़ में आता है। सही है। एरिड एरियाज़ में ड्राउट्स आते हैं। बट व्हाट आर ड्राउट्स? असल सवाल तो ये है। ड्राउट्स के 4 टाइप्स होते हैं। ये टाइप्स आप समझ जाएंगे कि ड्राउट होता क्या है। सही है। फ्रॉम दिस 4 टाइप्स ऑफ ड्राउट, सबसे पहला जो टाइप है हमारा वो है परमानेंट ड्राउट। परमानेंट ड्राउट क्या होते हैं? when the crops cannot be cultivated due to the lack of water। पानी नहीं होता वहाँ पे साल साल। ये पूरे साल की बात हो रही है, हम लोग सीजनल की बात आगे करेंगे। ये पूरे साल की बात हो रही है परमानेंट। 2400 घंटे, हफ्ते के पूरे 7 दिन, साल के पूरे 365 दिन। सही है। एग्जाम्पल ले लें थल डेजर्ट, चागाई डेजर्ट। सही है। इसके बाद दूसरा टाइप हमारा आता है सीजनल ड्राउट। सीजनल होता है कि जब बहुत ज़्यादा देर तक बारिश नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल लास्ट टाइम हुई थी, पिछले साल हुई थी जून में, और इस साल अगस्त तक हो गया, बारिश नहीं हुई। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो यहाँ पे सीजनल ड्राउट कहलाएगा। जहाँ पे लॉन्ग ड्राई स्पेल्स होते हैं। ड्राई स्पेल्स बहुत कम होते हैं। सही है। बहुत ज़्यादा होते हैं ड्राई स्पेल्स, बारिश के स्पेल्स बहुत कम होते हैं। एग्जाम्पल यहाँ की ले लें सॉल्ट रेंज। ये जगहों के नाम बता रहा हूँ एग्जाम्पल में मैं। तीसरा होता है हमारा इनविजिबल ड्राउट्स। ये होता है ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। कम पानी की वजह से क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाती है, कम पानी की वजह से। कैनाल इरिगेशन में ये सबसे बड़ा मसला होता है इसके अंदर के इनविजिबल ड्राउट होता है, जिसके अंदर पानी कम होता है। जब पानी कम है तो क्रॉप्स भी कम होंगे, क्रॉप्स की प्रोडक्शन कम होगी। नुकसान किसका? मुल्क की इकोनॉमी का। अनप्रिडिक्टेबल ड्राउट, हमें पता ही नहीं होता कि कब होगा। कभी बारिश कम हो जाती है, कभी बहुत तेज़ हो जाती है, कभी हरे भरे शहर को ख़त्म कर देती है। ड्राउट अनएक्सपेक्टेड, अनप्रिडिक्टेबल, हम बता ही नहीं सकते ये कब होता है साल में। सही है। ये इसकी खासियत होती है। तो ये था आज के लेक्चर का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दी वीडियोस। एंड दूसरी बात, कोई भी सवाल आपके जहन में किसी भी किस्म का, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, आप कमेंट में लिखें, मैं आपको जवाब दूंगा। सही है। किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड मैं आपको जवाब दूंगा। और दूसरी बात कि हमारा चैप्टर 2 क्लाइमेट अब ख़त्म हो गया है, मुकम्मल हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है वो करेंगे अगली क्लास से। तो जब तक के लिए